इन दो फेजेस में जब हम पढ़ रहे थे, द कंपनी रूल एंड द ब्रिटिश क्राउन रूल, पहला 1773 से 1857 या 58 मान सकते हैं, और दूसरा 1858 से 1947 तक। पहले फेज के बारे में हम पहले पढ़ेंगे। पहला फेज द कंपनी रूल 1773 टू 1857 एंड 58। अब फ्रेंड्स आपको याद होगा कि पहला क्लास जब हमने लिया था उस समय ये चला था कि रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जिसके अंतर्गत एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर की स्थापना की गई थी फोर्ट विलियम कोलकाता में। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक्चुअली क्या हुआ, सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773, यहां से संविधान बनना शुरू हुआ। अब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे, जो प्रधानमंत्री ब्रिटिश के थे, उनका नाम था लॉर्ड नॉर्थ। नाम था उनका क्या? लॉर्ड नॉर्थ। लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा एक रिपोर्ट बनाया गया था 1772 में, 1772 में एक कमेटी बनाई गई थी, जिस कमेटी के अध्यक्ष ये खुद थे। इसके अंतर्गत एक रिपोर्ट बनाया गया था और तथा वह रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में एक्ट की तरह पारित हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि कंपनी के वर्कर्स के द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार को रोकना। मुख्य उद्देश्य लॉर्ड नॉर्थ जो ये एक्ट लेकर आए थे, इसका मुख्य उद्देश्य बस यही था कि कंपनी में, ध्यान दीजिएगा, कंपनी के वर्कर्स के द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार यानी करप्शन को रोकना था, जिसके अंतर्गत अलग अलग स्टेप्स लिए गए। इसमें सबसे पहले दोस्तों जानने के लिए बात किया है, जो मैं पॉइंट वाइज आप लोगों को लिखाऊंगा और आप लोग भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस ऐसे ही रहते हैं पॉइंट वाइज। पहला, इसमें पॉइंट वाइज ध्यान दीजिएगा, सुन भी लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। बंगाल के गवर्नर जनरल, यहाँ बंगाल में पहले गवर्नर होता था, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्लियर? बंगाल में जो पहले गवर्नर होता था उसको अब बंगाल का गवर्नर जनरल की उपाधि दे दी गई, आप कह सकते हैं। और पहले फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग was the first governor general of बंगाल। दूसरा, उस समय जो प्रेसिडेंसीज थी देखा जाए तो मद्रास और बॉम्बे जो प्रेसिडेंसी थी वो अब कलकत्ता के अधीन आ गई थी, क्योंकि यहाँ एक गवर्नर जनरल आ गया था। इसीलिए मद्रास और बॉम्बे कंबाइंड वे में आ गई थी। अब बंगाल नहीं कहिए, कलकत्ता के अधीन। क्लियर? कलकत्ता के अधीन आ गई थी। गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल होती थी। अब देखिए क्या, यहाँ जो गवर्नर जनरल बनाया गया था, इस गवर्नर जनरल को काम करने के लिए क्या अकेला तो काम करेगा नहीं, उसके लिए कुछ एक मेंबर होगा, एक टीम तैयार किया जाएगा। छोटे से चीज़ में, एक अदने से चीज़ में जो कोई टीम तैयार होती है, कुछ उसमें मेंबर्स होते हैं, उसी तरह गवर्नर जनरल की भी एक टीम तैयार हुई और उस टीम में 4 मेंबर्स थे। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, उस टीम में गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के अलावा 4 मेंबर्स थे। अब ये 4 मेंबर्स जो थे, इनके नाम मैं आपको चुटकी में याद कराऊंगा। कैसे? देखिए, क्लेवर फ्रांसिस हैज बोरवेल इन मॉनसून। क्या है? क्लेवर फ्रांसिस हैज बोरवेल इन मॉनसून। इसको बस ऐसे ही याद कर लीजिए आप लोग, क्लेवर फ्रांसिस हैज बोरवेल इन मॉनसून। अब इसको याद कैसे करना है, ये तो एक स्टेटमेंट हो गया। अब ये स्टेटमेंट से ही 4 मेंबर्स के नाम है। कभी अगर पूछ दिया कि 4 मेंबर्स कौन है ऑप्शन में और आपको छांटना है, एलिमिनेट करना है, आप कैसे कीजिएगा? देखिए कैसे था। क्लेवर मीन्स क्लेवरिंग, उसका नाम क्लेवरिंग था। एक आदमी, एक मेंबर जो था उसमें, उसका नाम क्लेवरिंग था, इसीलिए इससे एक वर्ड बनाया मैंने क्लेवर।
अब है फ्रांसिस। फ्रांसिस था फिलिप फ्रांसिस उसका नाम, जो दूसरा मेंबर था फिलिप फ्रांसिस, इससे बन गया फ्रांसिस। बोरवेल और मॉनसून। बोरवेल एक्चुअली बारवेल था उसका नाम, और मॉनसून का मैनसन। अब ये चारों आपको याद नहीं हो पाएगा अगर अलग अलग, लेकिन ये सेंटेंस याद हो सकता है कि एक चालाक फ्रांसिस था जिसके पास मॉनसून में इतना बारिश होता है फिर भी उसको बोरवेल का जरूरत पड़ गया। सो क्लेवर फ्रांसिस हैज़ बोरवेल इन मॉनसून मीन्स क्लेवरिंग, फिलिप फ्रांसिस, बारवेल एंड मैनसन। दीज वे द 4 मेंबर्स। ये चारों मेंबर थे गवर्नर जनरल की काउंसिल के, जिसको दिया गया था गवर्नर जनरल के सपोर्ट करने के लिए, ताकि अच्छे से गवर्नर जनरल नजर रख सके और काम कर सके। ये हमारा एक तरीका है याद करने का कि कैसे हम किसी चीज़ को याद कर सकते हैं। आप लोगों को पसंद आए तो ऑफकोर्स यूज़ कीजिए इसको, लेकिन अगर नहीं भी आए तो अपना एक ट्रिक बनाइए जिस ट्रिक से आपको याद करना सहूलियत हो, जिससे आप इजीली किसी चीज़ों को याद कर सकें। वो ट्रिक आपको बहुत ही काम देगा एग्जाम में। इसके बाद इसमें और भी कुछ चीज़ें थी। अगला इसमें क्या था, इस एक्ट के तहत जो हमारा महान देश भारत है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर की स्थापना हुई थी, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे बोलना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी जिसके फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे? एज यू ऑल नो, पहले क्लास में बता चुके हैं हम कि सर एलिजा एम्पे। सर एलिजा एम्पे इसके फर्स्ट चीफ जस्टिस थे। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो फोर्ट विलियम कलकत्ता में हुई थी। इसमें एक चीज़ और हम आपको बता दें, एक चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे और बाकी के इसमें 3 और जजेस थे। क्लियर? एक चीफ जस्टिस थे और 3 और जजेस थे इसमें। अब अगला इसमें नियम क्या था? एक्ट ने कंपनी के वर्कर्स को, ये रेगुलेटिंग एक्ट की बात हो रही है, ये एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट ने क्या किया, कंपनी के वर्कर्स को सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो वार्निंग दी थी कि आप कोई भी प्राइवेट ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, पहला चीज़। दूसरा, ब्राइब यानी कि घूस नहीं ले सकते हैं, किसी से उपहार गिफ्ट नहीं ले सकते हैं, कोई भी लोकल लोगों से आप ये सब चीज़ें नहीं ले सकते हैं, आपका कोई इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होगा। अगर आप ये करते हुए पकड़े जाएंगे उस केस में आप दंडित किए जाएंगे, या आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट में आपके ऊपर केस चलेगा, केस दायर किया जाएगा। यह भी इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था। नो ब्राइब, नो गिफ्ट्स, नो ब्राइब, नो गिफ्ट्स, ये सब चीज़ें थी इसमें बाय द वर्कर्स ऑफ कंपनी, नहीं लिया जाना है। अगला एक इंपॉर्टेंट क्या था इसमें? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब आपको बताते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या है, ये ध्यान दीजिए, इसी का पार्ट है, वो रेगुलेटिंग बॉडी का ही एक पार्ट है। इसी एक्ट में क्या था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जिसको कि कंपनी का गवर्निंग बॉडी भी कह सकते हैं। कंपनी का जो गवर्निंग बॉडी था, मतलब जो कंपनी को चला रहा था, बेसिकली जो उस कंपनी के मालिक थे कह सकते हैं। इस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना शिकंजा कसना शुरू किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हुआ करते थे कंपनी के, जो गवर्निंग बॉडी थे, उस पर अपना शिकंजा कसा, ताकि क्या हो सके, भारत से रेवेन्यू की बात करें अगर हम, जो यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता था, उसके साथ साथ अगर देखें आप सिविल और मिलिट्री, मतलब सैनिक और असैनिक, ये सब, और राजस्व, इन सब की रिपोर्ट सही तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंच सके। इस वजह से ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी गवर्निंग बॉडी पे अपना शिकंजा कस दिया, ताकि क्या हो सके, एक बार फिर से रिपीट करेंगे, राजस्व, सैनिक और असैनिक, ये सारी चीज़ों की रिपोर्ट सही तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास पहुंच सके। यही इस रेगुलेटिंग एक्ट का मेन थीम था, जो कि लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा प्रिपेयर किया गया था।
अब क्या हुआ, एक्ट तो बन चुका था लेकिन इसमें भी कुछ त्रुटियां थी, कुछ कमियां थी। जब एक्ट पारित हो गया तो इसमें बदलाव अब कैसे लाया जाए, इसमें बदलाव लाने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया 1781 में। 1781 में एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया जिसके अंतर्गत 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां हैं, कमियों को सुधारा जा सके। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को सुधारने के लिए एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट पारित किया गया था 1781 में। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में आया था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की जो कमियां हैं उसको सुधारा जा सके। जैसे जैसे ये प्रोसेस चलता चला गया, इसके बाद अगला एक्ट आया जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट पढ़ चुके हैं हम लोग अभी। इसके बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट। कब आया? 1784, 1784 ईस्वी में। पिट्स इंडिया एक्ट क्या था? उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था विलियम पिट, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया पिट्स इंडिया एक्ट। बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा, लेकिन जान लीजिए पिट्स इंडिया एक्ट उनके नाम पर ही रखा गया था, विलियम पिट के नाम पे। ये एक्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लेकर के आया जिसको हम लोग पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। इस एक्ट में क्या क्या हुआ? पहला, इस एक्ट ने कंपनी के जो कॉमर्शियल फंक्शन थे, व्यापारिक कार्य तथा राजनीतिक कार्य को सेपरेट कर दिया। कॉमर्शियल फंक्शन तथा राजनीतिक पॉलिटिकल फंक्शन यानी कि व्यापारिक भाग और राजनीतिक कार्य दोनों को सेपरेट कर दिया। और इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने कंपनी को कहकर अलग से बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया। एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो पहले से थे ही, उन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को व्यापारिक कार्य, कॉमर्शियल फंक्शन की देखभाल के लिए कहा गया। कंपनी के व्यापारिक कार्य को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे। कौन देखेंगे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो होंगे वो सैनिक, असैनिक तथा राजस्व यानी कि सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू, इस पार्ट का कंट्रोल बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में रखेगा। आप लोगों को याद करने के लिए ट्रिक बताते हैं। किसी भी देश पे क्या होता है कि सेना या नागरिक या रेवेन्यू कैसे जनरेट होना है, इस पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए याद कीजिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल सैनिक, असैनिक तथा राजस्व। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है? डायरेक्टर लोग भी, किसी कंपनी का डायरेक्टर जो होता है वो क्या करता है? उस कंपनी का डायरेक्टर जो होता है वो व्यापार करता है, व्यापार से प्रॉफिट जनरेट करता है। इसीलिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स फॉर कॉमर्शियल फंक्शन, व्यापार के लिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर सैनिक, असैनिक और राजस्व, ये बनाया गया, मिलिट्री, सिविल एंड रेवेन्यू पर्पस। इसमें और क्या इंपॉर्टेंट था? पहली बार ऐसा हुआ जब द्वैध शासन लाया गया। ध्यान दीजिएगा, द्वैध शासन मतलब क्या था? पहले तो ऐसा कुछ नहीं था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, पहले तो सिर्फ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स चल रहा था। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जो ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत किया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अलग कर दिया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल अलग कर दिया।
दोनों भागों में बांट दिया। व्यापारिक कार्य आप देखो, सैनिक और सैनिक और राजस्व कार्य आप देखो, और इसी को हम लोग डुअल गवर्नमेंट कहते हैं, यानी कि द्वैध शासन करने के लिए बता दिया गया। और इसीलिए द्वैध शासन की शुरुआत हम यहाँ से कह सकते हैं कि हुई, और 1858 हम लोग जो पढ़ेंगे 1858 तक ये द्वैध शासन चालू रहा, मतलब जारी रहा। 1858 तक यही द्वैध शासन की जो शुरुआत अभी हुई थी, कब हुई थी? 1784 में, वो 1858 तक चलता रहा। इसके बाद क्या हुआ? पहली बार ऐसा हुआ कि कंपनी के अधीन जो भारत थी अब ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया चली गई। मतलब ये जो भारत थी पहले कंपनी के अधीन थी, कंपनी इसको चला रहा था, लेकिन यहाँ पे ये दोनों को अलग करके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये साबित कर दिया कि मेरा भी अस्तित्व ऊपर है भाई, मेरे बारे में भी ध्यान दो, और हम ही तुम लोगों को यहाँ भेजे हैं और मेरे ही रेगुलेशंस से तुम लोग काम करोगे। सो दिस इज ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया, ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। ये तो था पिट्स इंडिया एक्ट की बात, कि पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत ये सारी चीज़ें हुई और पहली बार द्वैध शासन लाया गया। अब यहाँ के बाद धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हो गया, और इस बदलाव के बारे में फ्रेंड्स हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और मैंने भी आपको पहले वीडियो में बताया है। ये बदलाव क्या था, आइए जानते हैं। बदलाव यह था कि इसके तुरंत बाद एक एक्ट आया जिसका नाम था चार्टर एक्ट। पढ़े थे हम और कहे थे भी हम लोग कि 20-20 साल में यह बढ़ता चला गया। पहला चार्टर एक्ट आया कब? 1793 ईस्वी में। इस चार्टर एक्ट में बहुत सी चीज़ों का प्रावधान तो नहीं था, लेकिन कम से कम 2 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। पहला क्या था? पहला इंपॉर्टेंस यह था इस चार्टर एक्ट में कि जो कमर्शियल राइट होगा, कमर्शियल राइट, इसका मतलब क्या हुआ? कंपनी का व्यापार के क्षेत्र में जो अधिकार होगा उस अधिकार को 20 साल तक बढ़ाया जाएगा, 20-20 साल करके वो बढ़ेगा। पहला। दूसरा, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत बनाए गए थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि बनाए गए थे, यह बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो सैलरी आएगी, जो तनख्वाह होगा, जो पैसा होगा इनका, वह पैसा इंडियन रेवेन्यू से दिया जाएगा, मतलब भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। इन दोनों चीज़ों का प्रावधान इंपॉर्टेंट हुआ, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो मेंबर्स होंगे उनकी सैलरी कहाँ से आएगी? इंडियन रेवेन्यू से आएगी, यहीं से उनको पेमेंट किया जाएगा। इसके बाद क्योंकि ये 20 साल का प्रावधान था तो अगला चार्टर एक्ट आया 1813 में। 1813 में अगला चार्टर एक्ट आया। इस चार्टर एक्ट के अंतर्गत भी कुछ प्रावधान था। जैसे इसमें सबसे पहला प्रावधान क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कंपनी के पास जो एकाधिकार था कि पूरे भारतवर्ष में वो अकेले व्यापार करेंगे, उस जो एकाधिकार था उस एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कंपनी को कहा गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कि आपका एकाधिकार अब समाप्त, अब कोई भी यहाँ आके व्यापार कर सकता है, व्यापार करने में कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ था जिसको मतलब समझने लायक, और क्वेश्चन भी इससे पूछता है, जैसे चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार यही चीन के साथ व्यापार है जो आज हमको महंगा पड़ रहा है, कोरोना अपार्ट। चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार, इन दोनों को छोड़ के बाकी सारे व्यापार से एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। इसके साथ और भी चीज़ें थी। इसमें फिर एक प्रावधान लाया है कि अगले 20 साल तक फिर इस चार्टर एक्ट के जो रूल्स हैं उसको बढ़ाया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि फिर 20 साल के बाद चार्टर एक्ट आ सकता है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। मेरा क्लास थोड़ा फास्ट ज़रूर जा रहा है, लेकिन आपको समझ में ज़रूर आएगा अगर आप 1 से 2 बार इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और सुनेंगे। तो अगर आप सुनते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि एक भी सवाल आपका एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा, क्योंकि मैंने हर चीज़ को कवर किया है और ये मेरा खुद का है कि मैंने अलग अलग जगह से पढ़ के इन चीज़ों को कवर किया है। इसीलिए काइंडली आप
लेक्चर को कम से कम अच्छे से सुने, एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी दफ़ा सुनेंगे उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको वो याद होगा और आप एग्ज़ाम में उसको एग्जीक्यूट कर सकेंगे। आप जो मेरे रूल्स हैं, जो मेरा तरीका है याद करने का, जो ट्रिक्स हैं, वो ट्रिक्स आपको एग्जामिनेशन हॉल में रिकॉल होगा कि अच्छा शेखर जी ने बताया था कि ऐसे होता है, तो ताकि आपके जो मार्क्स हैं वो आगे बढ़ेंगे। जितना आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे उतना आपके लिए वो फ़ायदेमंद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 साल के लिए तो इसको बढ़ा दिया गया। इसके बाद इसमें और एक चीज़ क्या आया, पहली बार ऐसा हुआ था, अब तक पहली बार ऐसा हुआ कि शिक्षा के क्षेत्र में 1 लाख रुपए की राशि दी गई थी। इस बारे में ये सवाल भी आया हुआ है पहले कि पहली बार 1 लाख रुपए की राशि प्रतिवर्ष विद्वान भारतीय के प्रोत्साहन तथा साहित्य के सुधार के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिया जाएगा। ये एक्ट ब्रिटिश सरकार ने लाया था, ये चार्टर एक्ट का मेन जो नियम था। तो 1 लाख रुपए की राशि प्रति वर्ष दी जाएगी। 1 लाख रुपए प्रति वर्ष की राशि दी जाने लगी थी। इसके बाद अगला प्रावधान इसमें क्या किया गया था कि जो क्रिश्चियन होते हैं, जो ईसाई धर्म के प्रचारक को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति मिल गई थी कि जो ईसाई धर्म थे उसके प्रचारक भारत में आके धर्म प्रचार कर सकते हैं। प्रचारक धर्म प्रचार भारत देश में कर सकते थे। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या था, कंपनी के भागीदार जो थे, जिसको शेयर होल्डर्स कहते हैं, उनको भारत के, क्योंकि होता क्या ना कि जब कोई कंपनी बनता है तो उस कंपनी के कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं जो शेयर को होल्ड करते हैं। बेसिकली उनको शेयर होल्ड करने का मेन पर्पस रहता है कि कुछ प्रॉफिटेबिलिटी बने, कुछ प्रॉफिट मिले उनको। तो उसमें क्या था, उन लोगों के बारे में ये नियम लाया गया कि कंपनी के शेयर होल्डर्स को इंडियन रेवेन्यू से, मतलब भारतीय राजस्व से 10.5% 10.5 मतलब 10.5% लाभांश दिया जाएगा। ये प्रावधान इंपॉर्टेंट था कि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होंगे उनको भारत के राजस्व से 10.5% लाभांश दिया जाएगा। उनका मानना था कि भारत में जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें उनकी वजह से कंपनी लगा, उससे भी कुछ प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है, जिस वजह से 10.5% का लाभांश उनको दिया जाएगा। इसकी व्यवस्था की गई थी। चार्टर एक्ट 1813 में बस इतना ही था। अब आता है इसके बाद चार्टर एक्ट 1833 क्योंकि 20 साल का प्रावधान था तो अगला चार्टर एक्ट 1833 आएगा। 1813 के बाद 20 साल के बाद अगला एक्ट जिसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह था चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 1833 के अंतर्गत भी कुछ प्रावधान थे। जैसे सबसे पहला देखा जाए दास प्रथा। दास प्रथा क्या हुआ, स्लेवरी। पहले यह था कि लोग दास बनाकर रखते थे, उनसे काम करवाते थे, बंधुआ मजदूर की तरह भी कह सकते हैं, काम लेते थे उनसे। उसको समाप्त कर दिया गया सबसे पहले। और गवर्नर जनरल को यह आदेश दिया गया कि इसके लिए सख्त से सख्त कदम उठाया जाए ताकि दास प्रथा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। इसके बाद जो हमने पढ़ा था 1813 में कि चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी सभी एकाधिकार को खत्म कर दिया गया था, लेकिन 1833 में चाय और चीन के साथ व्यापार को भी पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। मतलब कंपनी का मोनोपोली समाप्त कर दिया गया। अगला क्या था, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया। अब क्या हुआ, जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था जिसके अधीन 2 प्रेसिडेंसी थी, मद्रास और बॉम्बे, अब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसका मतलब फ्रेंड्स देखिए क्या हुआ, ध्यान से सोचिए, थोड़ा सा अपने थॉट लेवल को बढ़ाइए। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना, इसका मतलब सत्ता का केंद्रीकरण कर दिया गया, मीन्स सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। भारत का जो गवर्नर जनरल होगा वही बाकी सारे गवर्नर्स को कंट्रोल करेगा, बाकी सारे प्रेसिडेंसी को कंट्रोल करेगा। सो दैट वाज नथिंग बट द सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तथा उसके साथ ही क्या किया गया, इसको भारत के गवर्नर जनरल को अगर कहा गया तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नाम भी दे दिया गया। दैट वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत का गवर्नर जनरल ही अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बन गया था। ये दूसरा प्रावधान था। तीसरा क्या हुआ,
तीसरा, चौथा क्या हुआ, अंग्रेजों को भारत आने पर यह अनुमति पत्र की ज़रूरत नहीं थी कि आप भारत आए कि नहीं आए, वह बिना अनुमति पत्र के भी भारत आ सकते थे तथा हमारे महान देश भारत में भूमि खरीद सकते थे। इसके लिए उन्हें कोई अनुमति पत्र की आवश्यकता नहीं थी। अगला, सिविल सर्वेंट्स। प्रस्ताव यह था इस एक्ट में कि सिविल सर्वेंट्स का जो एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम यानी कि परीक्षा के लिए एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाए, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे, जो फैसला लेने वाले थे, उन लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसमें दोनों का फैसला था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों ने इनकार कर दिया है। चौथा इंपॉर्टेंट क्या है, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल, एक परिषद होती थी जिसमें मैंने बताया था आपको कि 4 मेंबर्स थे, उसमें एक कानून सदस्य को भी नियुक्त किया गया। कहा गया कि एक लॉ मेंबर भी रहेगा जो लॉ से रिलेटेड जिसको जानकारी रहेगी और लॉ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस वही निकालेगा। ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसे भी है, कभी मैं लिख के भी पढ़ा सकता हूँ, कभी बिना लिखे भी पढ़ा सकता हूँ। आप लोगों को क्लास कंटिन्यू अटेंड करना है और देखते रहना है। आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्लास को सुनते रहिए, स्क्रीनशॉट लेके देखिए और सुनते रहिए। सुनिएगा तो ज़्यादा याद रहेगा, जितना ज़्यादा व्यू कीजिएगा उतना ज़्यादा दिमाग में रिकॉल होगा। अब ये 20 साल का प्रावधान फिर था, तो चूँकि ये 20 साल का प्रावधान था तो इसके बाद अगला एक्ट आया, चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853 आया अगला 20 साल के बाद। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, पहला चार्टर एक्ट 1793, दूसरा चार्टर एक्ट 1813, तीसरा चार्टर एक्ट 1833 और चौथा चार्टर एक्ट 1853। इसके अंदर प्रावधान क्या था, जब तक संसद चाहे, संसद ने एक प्रावधान जारी कर दिया, ब्रिटिश संसद का अब यह प्रावधान क्या था कि ये 20-20 साल का जो खेल चल रहा था चार्टर एक्ट का, इसको ख़त्म करना था। इसको ख़त्म करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक एक्ट पारित कर दिया। इसके अंतर्गत कहा गया कि जब तक ब्रिटिश संसद चाहे तब तक ही यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर सकती है। मतलब इन्होंने अपने शिकंजे में कस लिया कि अब जब भी चाहे वो यहाँ से ख़त्म कर सकती है ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को, उनके पॉलिटिकल और उनके कॉमर्शियल इंटरफेरेंस को। पहला। दूसरा, ओपन कंपटीशन जो पहले नकार दिया गया था सिविल सर्वेंट्स के लिए, वो अभी भी स्वीकार नहीं किया गया था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के वर्कर्स के लिए ओपन कंपटीशन शुरू करवा दिया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी में जो वर्कर्स होंगे उनमें एक ओपन कंपटीशन होगा। अगला, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो था, जिसे हम कह रहे हैं कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, उसमें जो कानून सदस्य नियुक्त किया गया था 1833 के अंतर्गत, वो स्थायी नहीं था, अस्थायी था। उस अस्थायी कानून सदस्य को अब स्थायी बनाया गया कि अब वो कानून सदस्य अस्थायी परमानेंट लॉ मेंबर बन गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को क्योंकि भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, इसीलिए बंगाल में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर दे दिया गया। तथा पहली बार ऐसा हुआ कि विधायी तथा कार्यकारी परिषद अलग हुई। विधायी परिषद और कार्यकारी परिषद अलग हुई, मतलब नियम बनाने वाली परिषद अलग हो गई और लागू करने वाली परिषद अलग बनाई गई, जिसके तहत हमारा संविधान आगे बढ़ता चला गया। इसके बाद अगला जो आया वो 1858 में। लेकिन फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमारा संविधान 2 फेज़ में बढ़ा है आगे। इससे पहले अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं इसका। संविधान के बारे में क्योंकि मैंने बताया था कि वो 2 फेज़ में बना था। पहला फेज़ था, याद होगा आपको क्या? पहला फेज़ क्या था? पहला फेज़ था द कंपनी रूल। वो हमने अभी जस्ट कवर किया, द कंपनी रूल फ्रॉम 1773 टू 1857/58। और दूसरा था द ब्रिटिश क्राउन रूल।
फ्रॉम 1858 टू 1947। ये हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और भारत का संवैधानिक विकास का पहला वीडियो था, जिसमें हमने द कंपनी रूल के बारे में पढ़ा 1773 से 1857 तक। अगले वीडियो में हम लोग द ब्रिटिश क्राउन रूल के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे वहाँ से फिर आगे रूल्स बनते चले गए। 1858 से शुरू हुआ और आगे हम कैसे धीरे धीरे करके डेवलप करते गए और 1947 तक पहुँचेंगे कि हमारा संविधान आखिरकार बना कैसे। अब फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि मैं जो पढ़ाऊंगा उस पे बेस्ड ऑब्जेक्टिव करवा दूंगा। तो 1773 से 1858 तक संविधान बनने का जो प्रोसेस हुआ, इसमें जो अब तक के पूछे गए प्रश्न हैं, उस प्रश्न पे हम थोड़ी देर चर्चा करेंगे। उसके बाद इस वीडियो को समाप्त किया जाएगा और तब हमारा अगला वीडियो आएगा द ब्रिटिश क्राउन रूल के बारे में। ओके फ्रेंड्स, जब ये जो टॉपिक था हमारा आज का द कंपनी रूल वो ख़त्म हो गया। इसके पहले मैंने बताया था आपको कि उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले ये कुछ 5 से 6 क्वेश्चंस हैं जो पहले पूछे गए हैं। इन क्वेश्चंस को अगर हम सॉल्व करते हैं तो अब तक का टॉपिक हम लोग का कवर हो गया है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? हम लोग पढ़े थे कि कलकत्ता में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत लॉर्ड नॉर्थ ने 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करवाई थी। क्लियर। अगला सवाल है, गवर्नर जनरल के परिषद में अस्थाई कानून सदस्य की नियुक्ति किस एक्ट के द्वारा लाया गया? तो गवर्नर जनरल का जो परिषद था, हमने पढ़ा था कि पहले उसको अस्थायी तौर पर लाया गया था, जिसको कि बाद में स्थायी बनाया गया था। तो 1833 में अस्थायी तौर पे लाया गया था, लेकिन 1853 में उसको अस्थायी कर दिया गया था। इसका मतलब इसका सही जवाब क्या है? 1853। कंफ्यूज मत होइएगा, अस्थायी सदस्य है, क्वेश्चन पूछता है ऐसे। स्थायी अगर पूछ दिया कानून सदस्य तो 1853, अस्थायी पूछा तो 1833। अगला, इंग्लिश मिशनरी को भारत में कार्य तथा प्रचार की अनुमति दी गई थी। हम लोगों ने पढ़ा था कि क्रिश्चियंस जो आए थे उन लोगों को भारत में प्रचार और कार्य करने की अनुमति मिली थी। तो वो चार्टर एक्ट 1813 के अंतर्गत, चार्टर एक्ट 1813 के अंतर्गत उन्हें यह अनुमति मिली थी कि वो भारत में कार्य कर सकते हैं तथा वो प्रचार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ये आप कमेंट में लिख के बताएंगे। इसका जवाब अगले वीडियो में आएगा। तथा बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ये मैं पढ़ा चुका हूं। छठा सवाल, शिक्षा के क्षेत्र में 1 लाख प्रतिवर्ष प्रोत्साहन के तौर पे दिया जाना था। यह किस वर्ष से शुरू हुआ? यह चार्टर एक्ट 1813 से हुआ था। बाकी के 3 को आप खुद से मिला कर देखिए, उसके बाद आपको आंसर पता चलते रहेगा। 20 सेकंड का टाइम है आपके पास, आप खुद मिला कर देखिए। ओके, शिक्षा के क्षेत्र में 1 लाख प्रतिवर्ष 1813 में दिया गया था। कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया था कब? कंपनी के एकाधिकार को 1813 में समाप्त किया गया था। हुआ क्या था? पहले कंपनी के एकाधिकार को, ये पूरी तरह से नहीं, अगर सवाल ये रहता है कि कंपनी के एकाधिकार को पूरी तरह से समाप्त किया कब किया गया था तो जवाब कुछ और हो जाएगा, लेकिन एकाधिकार को कब समाप्त किया गया था सिर्फ, तो 1813 में समाप्त किया गया था। अगला सवाल, अंग्रेजों को बिना अनुमति पत्र भारत आने की आज़ादी। अंग्रेजों को बिना अनुमति पत्र भारत आने की आज़ादी थी तथा वो यहाँ पे भूमि खरीद सकते थे, उन्हें अनुमति पत्र की आवश्यकता नहीं थी। ये दिया गया था 1833 में। दास प्रथा कब समाप्त हुआ? दास प्रथा यानी कि स्लेवरी, इसको भी समाप्त कर दिया गया था 1833 में। तो इसका सही मिलान ये है। ये क्वेश्चंस हैं, अगर आप सही तरीके से इस वीडियो को देखते हैं, बार बार व्यू करते हैं
और अच्छी तरह से नोट डाउन भी करते हैं नोट्स को, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा। ये 5 सवाल से 6 सवाल आपके सामने है जो टॉपिक मैंने पढ़ाया, और एक भी सवाल उस टॉपिक से बाहर नहीं है। अगर ऐसा कभी होता भी है कि 1-2 सवाल टॉपिक से बाहर हो, तो भी हम लोग क्वेश्चंस में उसको कवर कर लेंगे कि हाँ हमने इतना क्वेश्चंस किया और सारे टॉपिक उसमें कवर हो गए। ओके फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। काइंडली जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके आंसर्स को भी कमेंट में लिखें। तब तक के लिए ट्रेन योर माइंड, बूस्ट योर मेमोरी, यूज मास्क एंड कीप सेफ डिस्टेंसेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।